नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक उपन्यास, सबसे बड़ा हत्यारा। देवराज चौहान अपने खतरनाक खूनी अंदाज में सबसे बड़ा हत्यारा। अनिल मोहन। अंडरवर्ल्ड के किंग जय किशन लोटिया के अपहरण की योजना देवराज चौहान ने मेवाराम चंदानी के कहने अथवा मजबूरी में बना तो ली, परंतु जब इस अपहरण के पीछे छिपा उद्देश्य देवराज को मालूम पड़ा तो सबसे बड़ा हत्यारा। अनिल मोहन। मेरा नाम मेवाराम चंदानी है, मुझे जगमोहन ने तुम्हारे पास भेजा है। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला तो सामने 50 वर्षीय व्यक्ति को खड़ा पाया। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, आने वाले ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। जगमोहन उसका खास आदमी था। उसने मेवाराम चंदानी के पीछे निगाह मारी। दूर तक झुलसाने वाली धूप फैली हुई थी। सूर्य सिर पर चढ़ा आग का दरिया बना बैठा था। देवराज चौहान फार्म की कॉटेज पर मौजूद था। जगमोहन ने ही उसके यहाँ रहने का बंदोबस्त किया था। उसके मामा का लड़का सुरेंद्र पाल फार्म का मैनेजर था और फार्म का मालिक तो शहर में रहता था। महीने में एक आध बार आकर फार्म पर निगाह मारकर वापस चला जाता था। किससे मिलना है आपको? देवराज चौहान ने निगाहें पुनः उसके चेहरे पर टिका दी। आने वाले की हालत बता रही थी कि वह दौलत के समुद्र में बैठा है। हाथों की उंगलियों में हीरो की अंगूठियां मौजूद थी, बदन पर कीमती कपड़े। कुछ ही दूर उसे विदेशी कार खड़ी नजर आ रही थी, जिसके पास वर्दी पहने ड्राइवर खड़ा था। देवराज चौहान से खुद को मेवाराम चंदानी कहने वाले ने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर पसीना पहुंचा। जगमोहन ने मुझे तुम्हारा हुलिया बताया था। देवराज चौहान तुम ही हो ना? उसके स्वर में विश्वास का पुट था। देवराज चौहान दरवाजे से हट गया। मेवाराम चंदानी सिर हिलाता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। कॉटेज के बड़े कमरे में एक तरफ सोफे की कुर्सियां रखकर ड्राइंग रूम की शेप दी हुई थी। बीच में डाइनिंग टेबल और कोने में डबल बेड मौजूद था। आगे बढ़कर देवराज चौहान सोफे की कुर्सी पर बैठा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। धीमे धीमे चलता मेवाराम चंदानी करीब आकर ठिठका। बाहर गर्मी बहुत है। मेवाराम चंदानी शांत स्वर में बोला। ठंडा पानी मिलेगा? सामने फ्रिज है। देवराज चौहान की आंखों में एकाएक मेवाराम चंदानी के लिए पहचान के भाव आ गए। मेवाराम चंदानी सिर हिलाकर आगे बढ़ा। फ्रिज में से ठंडी बोतल निकालकर बोतल से ही पानी पीता हुआ पास आया और उसके सामने बैठ गया। शहर में मेरे कई बिजनेस चल रहे हैं। मेरे नाम के आगे करोड़पति शब्द पिछले 10 सालों से लगता आ रहा है। मेरे पास कितनी दौलत है मुझे हिसाब नहीं। मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं चंदानी साहब। देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। आप सिर्फ अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। चेहरा बेशक पहली बार देखा है, परंतु नाम से जानता हूँ। आपकी बीवी को दुनिया से गए करीब 15 बरस हो चुके हैं। तब आपके पास दौलत नहीं थी और आपकी पत्नी इसलिए मरी कि उसका ऑपरेशन कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। अपनी पत्नी की मौत के कुछ सालों के पश्चात आप दौलतमंद बनते चले गए। कैसे, यह मैं कहना मुनासिब नहीं समझता। और इस वक्त आपकी करोड़ों की जायदाद की मालकिन आपकी इकलौती लड़की सीमा चंदानी है। मेवाराम चंदानी देवराज चौहान को देखता रह गया। छोटा सा एक काम करवाना है तुमसे। बोलो। जय किशन लोटिया का नाम सुना है? मेवाराम चंदानी के प्रश्न पर देवराज चौहान के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। जय किशन लोटिया अंडरवर्ल्ड का थंब था। देवराज चौहान जैसा इंसान उसे न जाने यह कैसे हो सकता था। कोई बड़ी बात नहीं, जय किशन लोटिया नाम से उसे जानता हो। चंदानी साहब, बेहतर होगा कि आप काम की बात पर आ जाए। देवराज चौहान के स्वर में तीखापन उभर आया था। बेकार के प्रश्नों को मुझसे दूर ही रखें। जय किशन लोटिया को उठवाना है। क्या? मैंने कहा जय किशन लोटिया का अपहरण करना है। मेवाराम चंदानी के शब्द बम विस्फोट से कम नहीं थे। देवराज चौहान हक्का बक्का सा बैठा मुंह फाड़े चंदानी को देखता रह गया। पागल हो गए हो? कई पलों के पश्चात देवराज चौहान ने खुद को संभाला। पहलू बदलकर कश लेते हुए उसने गहरी सांस ली। क्यों, इसमें पागलपन की क्या बात है? मेवाराम चंदानी का स्वर शांत था। देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। जय किशन लोटिया की हस्ती भूल रहे हो तुम? देवराज चौहान ने शुष्क लहजे में कहा। शहर में इसके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक और लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है।
अंडरवर्ल्ड का बड़े से बड़ा बदमाश भी जय किशन लोटिया से कतराता है, जबकि लोटिया अपने आप में ही ताकत का पहाड़ है। कोई पागल ही आज के वक्त में लोटिया से टकराने की सोचेगा, और तुम तो उसका अपहरण करने को कह रहे हो। लगता है तुम खुद शायद जय किशन लोटिया से सही तरह से परिचित नहीं होते तो उसके अपहरण के लिए मेरे पास ना आते। मेवाराम चंदानी की आंखों में सख्ती के भाव उभर आए। तुम जैसा इंसान भी जय किशन लोटिया के बारे में उतना नहीं जानता जितना कि मैं जानता हूँ। इस बात को तुम सिर्फ मुझ तक ही रहने दो कि वह क्या है। तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि मैं जय किशन लोटिया के अपहरण के बारे में बात कर रहा हूँ। यह काम मेरे बस में नहीं है। देवराज चौहान ने दो टूक जवाब दिया और कश लेकर सिगरेट सामने पड़ी टेबल पर रखी, ऐश ट्रे में डाल दी। तुम गलत इंसान के पास आए हो। मैं सही इंसान के पास आया हूँ, मेवाराम चंदानी बिना विचलित हुए बोला। तुम जैसा इंसान ही जय किशन लोटिया जैसे खतरनाक इंसान के अपहरण में कामयाब हो सकता है। मैं यूं ही तुम्हारे पास नहीं आ गया। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम किया है। तुम हद से ज़्यादा हौसलेमंद इंसान हो। बड़े बड़े कारनामे तुमने अंजाम दिए हैं। बैंक डकैतियाँ तुमने डाली हैं। अपहरण, कत्ल, हर गैर कानूनी काम तुमने सफलतापूर्वक किया है। कभी पकड़े नहीं गए। अगर मैंने तुम्हारे बारे में मालूम न किया होता तो शायद यह सोचकर विश्वास नहीं करता कि इतनी कम उम्र में तुम इतने बड़े काम कैसे कर सकते हो। मैंने जो किया है सो किया है। देवराज चौहान ने मेवाराम चंदानी की आंखों में आंखें डालकर सख्त स्वर में कहा, मेरे बारे में ज़्यादा जानने की चेष्टा न करो और अपने से मतलब रखो। तुम जो काम मेरे पास लेकर आए हो उसे मैं नहीं कर सकता। हमारी बात हो गई। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बिना मतलब किसी को पास बिठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेवाराम चंदानी के होठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। अभी तुमने पूरी बात सुनी ही कहाँ है। देवराज चौहान की सख्त निगाहें उसके मुस्कुराहट भरे चेहरे पर जा टिकी। इस काम के बदले में तुम्हें मुंह मांगी दौलत मिलेगी। बोलो, क्या चाहते हो। तुमने सुना नहीं, मैं जय किशन लोटिया का अपहरण करने की हिम्मत नहीं रखता। दौलत सब कुछ कराने की हिम्मत रखती है, मेवाराम चंदानी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। देवराज चौहान बचकानी हंसी हंस पड़ा। 20 लाख? देवराज चौहान ने लापरवाही भरे अंदाज में सिगरेट सुलगा ली। 30। चंदानी साहब, नहीं का मतलब होता है नहीं। 50 लाख। देवराज चौहान चौंका। अगले ही पल वह सामान्य मुद्रा में आ गया। लगता है जय किशन लोटिया से कोई तगड़ा ही रगड़ा है। 50 लाख कम नहीं होते देवराज चौहान। बोलो, तैयार हो। मैं अपनी ही मौत के सौदे में दिलचस्पी नहीं रखता। जय किशन लोटिया को मैं सबसे बड़ा हत्यारा मानता हूँ। वह ढेरों हत्याएं कर चुका है। मैं नहीं चाहता कि मेरी हत्या भी उसके हाथों हो। वैसे तुम खुद भी दमदार हो। कोशिश करो, शायद उसके अपहरण में कामयाब हो जाओ। तुम्हारा 50 लाख भी बच जाएगा। मैं खुद को इस काबिल नहीं मानता। जय किशन लोटिया से तुम जैसा इंसान ही निपट सकता है। मेवाराम चंदानी ने भिजे होठों से कहा। अगर तुम कहो तो मैं रकम और भी बढ़ा सकता हूँ। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। चंदानी साहब, मुझे वास्तव में दुख है कि मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। अगर जय किशन लोटिया की हत्या करने का सवाल होता तो मैं इतनी बड़ी ऑफर के बारे में अवश्य सोचता, परंतु लोटिया के अपहरण जैसे काम के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अभी मैं मरना नहीं चाहता। सॉरी, आप जा सकते हैं। मेवाराम चंदानी का क्रोधी चेहरा विवशता भरे अंदाज में लटक गया। उसने देवराज चौहान को इस काम के लिए तैयार करने की अथाह चेष्टा की, परंतु देवराज चौहान अपना हाथ जय किशन लोटिया की तरफ बढ़ाकर आत्महत्या नहीं करना चाहता था। आखिर थक हार कर मेवाराम चंदानी वहां से चला गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और मस्तिष्क से मेवाराम चंदानी और जय किशन लोटिया को बाहर निकालकर अपने काम में व्यस्त हो गया। यह तो शुरुआत थी। उसे क्या मालूम था कि मेवाराम चंदानी बुरे ग्रह के रूप में उसके घर में कदम रख चुका है और जन्मपत्री ग्रह के बीच सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ चुका है। 2-3 घंटे ही बीते थे कि जगमोहन आ पहुंचा। आते ही उसने पूछा, मेवाराम चंदानी आया था? हाँ, आया था। उसे मैंने ही भेजा था। यह जानकर बड़ी खुशी हुई। देवराज व्यंग भरे स्वर में बोला। क्या बात हुई? कह रहा था रिवॉल्वर अपनी खोपड़ी पर रखकर गोली चला लो। क्या मतलब? जगमोहन के माथे पर बल उभर आए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मुझे जय किशन लोटिया के अपहरण के बारे में कह रहा था। जय किशन लोटिया?
अवाक से जगमोहन के होठों से निकला। उसका अपहरण? हाँ। देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से उसे देखा। आगे से कम भेजने वाले से यह तो पूछ लिया करो कि मुझसे क्या काम है। मैंने पूछा था, परंतु मेवाराम चंदानी ने कहा कि वह सीधे तुमसे ही बात करेगा। चंदानी मेरी पुरानी जान पहचान का था, भरोसेमंद था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि वह तुमसे जयकिशन लोटिया का अपहरण करवाना चाहता था। मैंने सोचा मोटी आसामी है, तुमसे जो भी काम करवाएगा अच्छी कीमत दे देगा। कीमत? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। कीमत तो वह बहुत ही तगड़ी दे रहा था। कितनी? 50 लाख। 50 लाख? जगमोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे न तैयार होने पर वह इससे भी ज्यादा देने को कहने लगा था। कई पलों तक जगमोहन के होश ही वापस न लौटे। हे भगवान, आधे करोड़ से भी ज्यादा दे रहा था मेवाराम चंदानी। हाँ, मुझे लगता है जयकिशन लोटिया से कोई तगड़ा ही रगड़ा है, वरना इस काम के लिए इतनी रकम के लिए कहना बेवकूफ़ी ही तो है। मेवाराम चंदानी को किसी भी हाल में बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। वह बहुत ही काइया इंसान है। अगर 50 लाख दे रहा था तो समझो 50 कम ही दे रहा था वह अपनी तरफ से। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। एक बात और सोचने की है। क्या? अगर मेवाराम चंदानी जयकिशन लोटिया की हत्या के लिए कहता तो मैं समझता इन दोनों की किसी वजह से दुश्मनी पैदा हो चुकी है, परंतु चंदानी लोटिया के अपहरण के लिए कह रहा है। असल मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा। 50 बातें हो सकती हैं। जब तुम इस काम के लिए इनकार कर चुके हो तो बेकार की बातें सोचने का क्या फायदा? जगमोहन ने लंबी सांस ली। मैं तो उस 50 लाख की सोच रहा हूँ जो मेवाराम चंदानी की जेब से निकलकर इस तरफ आते आते रुक गया। खैर छोड़ो। उसके बाद जगमोहन अन्य बातों में व्यस्त हो गया। जब गया तो शाम ढलनी आरंभ हो गई थी। देवराज चौहान किचन में प्रवेश कर गया और रात के लिए खाना तैयार करने लगा। वह मेवाराम चंदानी और जयकिशन लोटिया को भूल चुका था, लेकिन वह दोनों तो बुरे ग्रह बनकर उससे चिपक चुके थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान खाना खाने के बाद कॉटेज के बाहर कुर्सी डाले बैठा कॉफी की घूंट भर रहा था। कॉटेज की बाहरी दीवारी पर लगा बल्ब अपनी रोशनी फैला रहा था। जहां जहां फार्म पर बल्ब से रोशनी थी, अलबत्ता दूर दूर तक गहरा अंधेरा ही छाया हुआ था। तभी उसकी निगाह दूर हिलती रोशनियों पर पड़ी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। मन ही मन वह सतर्क हो गया। चंद ही पलों में उसे इस बात का स्पष्ट एहसास हो गया कि आने वाली कार है और उसका रुख कॉटेज की तरफ है। कॉटेज की तरफ आने वाली चौड़ी कच्ची पगडंडी पर ही वह कार थी। कार पर कौन आ सकता है इस बेवक्त उसके पास? क्या मेवाराम चंदानी फिर आया है? ज्यादा वक्त नहीं था। वह जल्दी से कॉटेज में गया और जब वापस आया तो कपड़ों में रिवॉल्वर छिपा रखा था। कोई दुश्मन भी उसकी टोह में हो सकता था। उसकी निगाहें कार की हेडलाइट पर ही टिकी थी। 2 मिनट के पश्चात ही कुछ गज दूर कार आकर रुकी। बल्ब की रोशनी कार पर पड़ रही थी। उसके देखते ही देखते 6 खतरनाक से दिखाई देने वाले व्यक्ति कार से निकले। उसकी पैनी निगाहों ने फौरन पहचान लिया कि आने वालों की जेबों में हथियार मौजूद हैं। देवराज चौहान के जिस्म की मांसपेशियों में तनाव भर आया। आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। वह 6 के 6 खतरनाक चेहरे उसके पास पहुंचे और पलक झपकते ही सबने जेबों से रिवॉल्वरें निकालकर उस पर तान दी। उसकी खोपड़ी और रिवॉल्वरों के बीच महज 5-6 फीट का फासला था। देवराज चौहान को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। एक आगे आया और हाथ में पकड़े रिवॉल्वर से उसकी खोपड़ी ठकठकाकर बोला, सुना है तुम जयकिशन लोटिया के अपहरण के बारे में सोच रहे हो? यह शब्द अचानक इस ढंग से कहे गए थे कि देवराज चौहान के होठों से कोई बोल न फूटा। खोपड़ी से सटी रिवॉल्वर की नाल का एहसास उसे अवश्य हो रहा था। साथ ही हक्का पक्का सा वह खुद से प्रश्न कर रहा था कि क्या वह जयकिशन लोटिया के अपहरण के बारे में सोच रहा है? खड़े हो जाओ। खुद को संभालता हुआ देवराज चौहान फौरन खड़ा हो गया। 6 के 6 चेहरों को देखा। हर चेहरा बहुत ही खतरनाक था, दरिंदगी से भरा, मौत का दूसरा रूप। कार की तरफ चलो, पुनः उससे कहा गया। देवराज चौहान ने खुद को संभाला। कौन हो तुम लोग? सवाल नहीं, कार की तरफ चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। कार में? हाँ बेटा, कार में। बेटा? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। मुझे बेटा कह रहे हो? हाँ, उसने कड़वे स्वर में कहा।
अगर देवराज चौहान जय किशन लोटिया के अपहरण के बारे में सोच सकता है तो उसे बेटा भी कहा जा सकता है। तुमसे किसने कहा कि मैं लोटिया के अपहरण के बारे में सोच रहा हूँ? कार तक चलो, सब मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान की निगाहें कार पर जा टिकी। शीशा चढ़ा हुआ था, उसे कोई भी नजर न आया। खोपड़ी पर नाल का दबाव पाकर उसके कदम कार की तरफ उठ गए। कार के करीब पहुंचकर वह ठिठका। तभी कार का शीशा नीचे हुआ और कार की भीतरी लाइट जली। भीतर बैठे शख्स पर निगाह पड़ते ही देवराज चौहान के जिस्म में चींटियां सी रेंग गई। वह महंत लोटिया था, जय किशन लोटिया का बेटा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपने बाप से 10 कदम आगे है और हत्या उसका सबसे पसंदीदा काम है। उसकी दरिंदगी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। तुम देवराज चौहान हो? महंत लोटिया के ठंडे स्वर में वहशीपन व्याप्त था। उसकी आंखें उससे टकराई तो बदन में सर्द लहर दौड़ती चली गई। हाँ। आजकल क्या कर रहे हो? महंत लोटिया ने सिगरेट सुलगाने के पश्चात पूछा। कुछ नहीं। और क्या करने जा रहे हो? कुछ भी नहीं। देवराज चौहान पैदा हुए नए हालातों से अभी तक हैरान परेशान था। महंत लोटिया ने पुनः उसकी आंखों में झांका। देवराज चौहान के जिस्म में ठंडी लहर सी दौड़ती चली गई। वह एकाएक खूनी भेड़िया नजर आने लगा था। शैतान लगने लगा था महंत लोटिया। हमें खबर मिली है कि तुम मेरे पापा जय किशन लोटिया पर हाथ डालने जा रहे हो। गलत खबर मिली है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। देवराज चौहान के स्वर में एकाएक तेजी आ गई। मुझ जैसा मामूली इंसान लोटिया जैसे पहाड़ से कैसे टकरा सकता है? यही बात तो हम तुम्हें समझाने आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है तुम समझे समझाए हो। वैसे यह खबर आपको दी किसने? फोन पर किसी ने तुम्हारा पता बताकर यह सब हमें कहा। यूं तो हमें तुम जैसे की कतई कोई परवाह नहीं, फिर भी सोचा कि तुमसे मिलाएं। तुम्हारा नाम काफी सुन रखा है हमने। देवराज चौहान कुछ भी न बोला। तो यह खबर झूठी है ना देवराज चौहान, कि तुम मेरे पापा पर हाथ डालने की सोच रहे हो? सरासर झूठी है। महंत लोटिया ने सिर हिलाया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं। तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर सकता हूं। तुम्हारे जिस्म के जर्रे जर्रे में गोलियां धंसा सकता हूं। मानते हो? मानता हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बिना वजह तुम जैसे हिम्मती इंसान की जान लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। महंत लोटिया का लहजा सर्द ही था। फोन करके जिसने तुम्हारे बारे में खबर दी, कोई बड़ी बात नहीं। उसकी तुमसे दुश्मनी हो और उसने तुम्हें हमारे हाथों समाप्त कराने की चेष्टा में ऐसा झूठ बोला हो। बहरहाल लोटिया जहां भी जाता है पीछे अपने निशान अवश्य छोड़ता है। अब तुम भी हमेशा अपने दिलो दिमाग में याद रखोगे। करण सिंह। जी। देवराज चौहान के बेहद करीब खड़े व्यक्ति ने फौरन अदब से कहा। इसके कपड़ों में छिपा रिवॉल्वर निकालो और इसकी धुनाई कर दो, इस तरह कि कोई हड्डी न टूटे और धुनाई भी याद रहे। महंत लोटिया का लहजा पहले से के समान ही ठंडा था और उसके बाद तो देवराज चौहान को कुछ समझने का मौका ही न मिला कि कब उसके कपड़ों से रिवॉल्वर निकला और कब वह 6 खतरनाक चेहरे उस पर टूट पड़े। अगले दिन सुबह 10 बजे देवराज चौहान की नींद टूटी तो होठों से पीड़ा भरी कराह निकल गई। रात महंत लोटिया के आदमियों ने तगड़ी ठुकाई की थी उसकी। सारा जिस्म हाय हाय कर रात भर सो लेने के कारण कुछ आराम सा महसूस होने लगा था। सिगरेट सुलगाकर कश लिया, किचन में जाकर चाय बनाई और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। फिर बाहर पहुंचा जहां उसकी रात में धुनाई हुई थी। कुर्सी अभी भी वहीं पड़ी थी और करीब ही रिवॉल्वर भी मौजूद था। उसके कपड़ों से निकाला गया रिवॉल्वर जाते समय वह लोग वहीं रख गए थे। आगे बढ़कर वह कुर्सी पर बैठा और रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाल लिया। महंत लोटिया की कार के टायरों के निशान सामने ही कच्ची मिट्टी पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। सिगरेट की कश और चाय के घूंटों के बीच उसका मस्तिष्क तीव्र गति से दौड़ने लगा कि क्या हुआ था, असल माजरा क्या है। मामूली सी बात थी और महंत लोटिया जैसा इंसान उसके पास आ पहुंचा। दिन में मेवाराम चंदानी उसके पास आया और जय किशन लोटिया के अपहरण के बारे में कहने लगा। बदले में तगड़ी रकम दे रहा था, परंतु उसने मना कर दिया और मेवाराम चंदानी वापस लौट गया। रात में महंत लोटिया आ पहुंचा था। महंत लोटिया को किसने फोन किया कि वह जय किशन लोटिया के अपहरण के बारे में सोच रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी निगाह में सिर्फ 2 ही आदमी ऐसे थे जो इस बारे में कुछ जानते थे। एक तो खुद मेवाराम चंदानी और दूसरा जगमोहन। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि इन दोनों में से किसी ने भी लोटिया को फोन नहीं किया होगा।
इसका मतलब जगमोहन या फिर चंदानी ने इस बारे में किसी अन्य व्यक्ति से जिक्र किया होगा और फोन करने वाली करतूत भी उसी की होगी। देवराज चौहान के होंठ भींच गए। वह उठा और कॉटेज में प्रवेश कर गया। फोन डायरेक्टरी से उसने मेवाराम चंदानी के नंबर तलाश किए और उसे फोन किया। घर पर वह नहीं मिला, परंतु ऑफिस में वह मिल गया। मैं जानता था देर सवेर में मेरी ऑफर कबूल करके तुम मुझसे मिलने की कोशिश करोगे। उसकी आवाज को पहचानते ही मेवाराम चंदानी ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी कोई ऑफर कबूल नहीं की है। नहीं की है? मेवाराम चंदानी के स्वर में उलझन भर आई। बेवकूफ़ी वाली ऑफर मैं कबूल नहीं किया करता। फोन क्यों किया? चंदानी की आवाज में असमंजसता भरी पड़ी थी। तुमने इस बात का जिक्र किस किस से किया कि मुझसे जय किशन लोटिया के अपहरण की बात करने वाले हो या कर चुके हो? किसी से भी नहीं। क्यों? एक हाथ से तो किया होगा। नहीं, मुझे समझ है कि कैसी बात दूसरों से करनी चाहिए और कैसी नहीं। इस बारे में मैंने सिर्फ जगमोहन से बात की है और किसी से भी नहीं। सोच लो। सोच लिया, लेकिन बात क्या है? रात को 6 खतरनाक आदमियों के साथ महंत लोटिया मेरे पास आया था। महंत लोटिया? जय किशन लोटिया का जल्लाद बेटा? हाँ, तुमने जो ऑफर मुझे दी वह उसी की बाबत बात कर रहा था। कह रहा था इस बारे में उसे किसी ने फोन पर बताया है। मेरे मना करने पर कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके आदेश पर उसके 6 आदमियों ने मेरी तगड़ी ठुकाई की है। ओह, वह मुझे वार्निंग देकर गया है कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो भविष्य में उसे त्याग दूं। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। चंदानी साहब, मैं जानता हूँ जो बात आप जगमोहन और मैं ही जानते थे वह लोटिया तक कैसे पहुंच गई। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेवाराम चंदानी ने गहरी सांस लेकर धीमे स्वर में कहा, तुम कुछ नहीं कह सकते तो और कौन कहेगा? बात तो तुमने ही शुरू की थी और मुझे लोटिया की तगड़ी ठुकाई बर्दाश्त करनी पड़ी है। देवराज चौहान ने दांत पीसकर कहा, इस बात का मुझे वास्तव में दुख है। मैं खुद हैरान हूँ कि यह बात बाहर कैसे गई और किसने लोटिया को इस बारे में फोन कर खबर दी। जगमोहन ने ऐसा किया? नहीं, जगमोहन मेरा आदमी है। देवराज चौहान ने सख्ती से उसकी बात काटी। मेवाराम चंदानी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अपने किसी आदमी को जगमोहन तक भेज सकते हो? हाँ। क्यों? जगमोहन को मेरे पास आने को कहो। मेरी हालत ऐसी नहीं कि उसके पास जा सकूं। ठीक है, मैं कुछ ही देर में तुम्हारा मैसेज जगमोहन तक पहुंचवा देता हूं। देवराज चौहान ने रिसीवर नीचे रख दिया। क्या बात है, इस तरह तुमने मुझे क्यों बुलवाया? 2 घंटे बाद जगमोहन वहां आया था। तुम लोटिया से क्यों मिले? मेरा मतलब फोन क्यों किया उसे? लोटिया? किस लोटिया की बात कर रहे हो तुम? जगमोहन ने हैरानी से उसे देखा। जय किशन लोटिया, महंत लोटिया। मेरा उन लोगों से क्या वास्ता? क्यों मिलूंगा उनसे? क्यों फोन करूंगा? फिर जगमोहन की निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुमने लोटिया को फोन नहीं किया? उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान बोला। नहीं किया भाई। अब क्या कसम लूं? जगमोहन झल्ला पड़ा। मैं तुम्हारे चेहरे के बारे में पूछ रहा हूं। खरोचों और चोटों के निशान कहीं गिरे थे? देवराज चौहान ने उसे सारी बात बता दी। जगमोहन की आंखें फैल गई। हे भगवान, महंत लोटिया, वह दरिंदा आया था तुम्हारे पास? जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। फिर तो सस्ते में छूटे हो, वरना वह तो किस्सा ही खत्म कर देने में विश्वास रखता है। इस बात को तुम या फिर मेवाराम चंदानी ही जानता था कि मेरे और चंदानी के बीच क्या बात हुई है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसने लोटिया को फोन करके यह सब बताया। कम से कम मैं तो ऐसी हरकत हरगिज भी नहीं कर सकता, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मेवाराम चंदानी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बारे में गारंटी नहीं देता। कोई बड़ी बात नहीं, चंदानी के किसी आदमी को मालूम हो गया हो और उसने लोटिया को फोन कर दिया हो। लेकिन चंदानी का कहना है कि इस बारे में उसने किसी से बात नहीं की। बकवास करता है साला, जगमोहन एकाएक तेज लहजे में कह उठा। मैंने तो किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसी से जाहिर है कि बात चंदानी की तरफ से लीक हुई है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। कुछ और भी कह रहा था लोटिया? बस इतना ही कि अगर इस बारे में मेरा कोई विचार है तो मैं उसे छोड़ दूं। मुझे तो हैरानी है, महंत लोटिया जैसा इंसान इतनी शरावत से वापस कैसे लौट गया? वह तो जरा जरा सी बात पर खून की नदियां बहा देता है। जगमोहन ने विचार भरे स्वर में कहा, मेरे ख्याल से तुम यह जगह छोड़ दो, मैं नई जगह का इंतजाम कर देता हूँ। क्यों? लोटिया तुम्हारे ठिकाने के बारे में जान चुका है।
उस साले का कोई भरोसा नहीं, कहीं फिर पलट आए और दनादन तुम पर गोलियां चलाने लगे। वह आधा पागल इंसान है, बेकार में रिस्क लेने का क्या फायदा, जगह बदल लो। देवराज चौहान गहरी सोच में डूब गया। ठीक है। कुछ पलों उपरांत देवराज ने सिर हिलाया। कोई और जगह तलाश कर लो। 2-1 दिन तो लग ही जाएंगे जगह ढूंढने में। तब तक तुम शहर चलकर मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं रहने दूंगा। देवराज चौहान ने मन ही मन फैसला किया और जगमोहन के साथ शहर में उसके घर जा पहुंचा। 3 कमरे के फ्लैट में वह अकेला ही रहता था। सुख सुविधा की हर वस्तु वहां मौजूद थी। उसने वहीं डेरा जमा लिया। 2 घंटे सोने के बाद देवराज चौहान उठा तो जिस्म की हालत पहले से दुरुस्त महसूस हुई। अब रुक रुक कर कहीं कहीं से पीड़ा की लहरें उठ रही थी। वह तैयार होने लगा। जाते समय जगमोहन कह गया था कि रात का खाना बाहर खाएंगे और इस वक्त शाम के 8 बज रहे थे। कुछ ही देर में जगमोहन ने आ जाना था। 9 बजे जगमोहन आया। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर छाए भावों को देखा। कोई मुसीबत आने वाली है देवराज चौहान, साफ साफ कहो। महंत लोटिया के आदमी 2 घंटे पहले तुम्हारी तलाश में कॉटेज पर गए थे। ओह, मेरे मामा के लड़के सुरेंद्र पाल ने वक्ती तौर पर उन्हें टरका दिया। बदले में उनके हाथ उसे खाने पड़े। वह लोग उसे वार्निंग देकर गए हैं। कल तक वह उन्हें तुम्हारे बारे में बताए कि तुम कहाँ हो। जगमोहन ने चिंतित लहजे में कहा। सिगरेट सुलगाकर देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। सुरेंद्र पाल तुम्हारे पास आया था? नहीं, पड़ोस की दुकान में उसका फोन आया था। थोड़ी सी उससे यही बात हुई। कल वह लोग कब सुरेंद्र पाल के पास मेरे बारे में पूछने आएंगे? यह तो मैंने नहीं पूछा, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। महंत लोटिया के साथ कल रात तुम्हारी बात समाप्त हो गई थी। उसका रुख फिर तुम्हारी तरफ होना गड़बड़ की तरफ इशारा करता है। कई पलों तक सोचने के पश्चात देवराज चौहान उठा। आओ खाना खाने चलते हैं। इस मसले का क्या किया जाए? खाना खाने के बाद फार्म पर फोन करके सुरेंद्र पाल से बात करूंगा। उसके बाद ही सोच पाऊंगा कि वह लोग मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल, मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ। संबंध मिलते ही देवराज चौहान बोला। तुम तो चले गए और मुझे फंसा गए। दूसरी तरफ से सुरेंद्र पाल का उखड़ा स्वर उसके कानों में पड़ा। लोटिया के आदमी ठोक बजाकर मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मेरे इनकार करने पर कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ हो पूछने लगे। मैंने किसके कहने पर तुम्हें फार्म की कॉटेज पर रखा हुआ था। मैं कोई तसल्ली से भरा जवाब नहीं दे सका। वह लोग समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। साले बहुत खतरनाक लोग थे। कल फिर आने को कह गए हैं। तब मैंने तुम्हारे बारे में न बताया तो मेरी छुट्टी समझो। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए फार्म से ही गायब हो जाऊं। और गायब होने की जरूरत नहीं। वह लोग कल कब आ रहे हैं? कब क्या, सुबह सुबह ही उन्होंने आ धमकना है। चिंता मत करो, मैं सुबह आ जाऊंगा। तुम क्या करने आओगे? वह लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुरेंद्र पाल हड़बड़ाकर तेज स्वर में कह उठा। इस दिशा में भी आने की चेष्टा मत करना। मैं कल सुबह आऊंगा, तुम मुझे वहीं पर मिलना। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। पास खड़ा जगमोहन उसे ही देख रहा था। सुबह फार्म पर जाओगे? जगमोहन ने व्याकुलता भरे स्वर में कहा। हाँ, मैं ही नहीं, मेरे साथ तुम भी चलोगे। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेवकूफ़ी मत करो। उन लोगों के सामने जाना मौत को दावत देने के बराबर है। ठीक यही होगा कि तुम फोन पर महंत लोटिया से बात। फोन की जरूरत नहीं, मैं सीधे ही उनसे बात करूंगा। कल सुबह साथ चलने के लिए तैयार रहना। देवराज चौहान ने निर्णायक लहजे में कहा। मरोगे? जगमोहन ने कुड़कर कहा। कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम भी मरोगे। मैं अकेला थोड़े ना जा रहा हूँ। देवराज चौहान व्यंग से हंस पड़ा, जबकि जगमोहन के चेहरे पर चिंता बरस रही थी। अगले दिन सुबह देवराज चौहान जगमोहन के साथ फार्म पर पहुंचा। कॉटेज के बाहर ही सुरेंद्र पाल नजर आया। वह आतंकित सा था। उसकी आंखें बता रही थी कि रात भर वह ढंग से सो नहीं पाया। घबरा क्यों रहे हो? जगमोहन ने सुरेंद्र पाल से कहा। वह बहुत खतरनाक लोग थे। बेहतर यही होगा कि हम सब यहाँ से गायब हो जाए। कुछ देर बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो। तुम नाहक की चिंता कर रहे हो सुरेंद्र पाल। देवराज चौहान मुस्कुराया। कुछ नहीं होगा। नौकर से चाय बनाकर लाने को कहो। हमने सुबह से ही चाय नहीं पी। अनमने मन से सुरेंद्र पाल वहां से चला गया। रिवॉल्वर चेक कर लो, बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं की, कहीं मौके पर दगा न दे जाए। देवराज चौहान के कहने पर जगमोहन ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे साफ करने लगा।
देवराज चौहान ने खुद भी रिवॉल्वर निकालकर उसे चेक की। जगमोहन और देवराज चौहान की पहचान 6 साल पुरानी थी। इन 6 सालों में दोनों ने मिलकर ढेरों डकैतियां डाली थी, अपहरण किए थे, 2 बैंक लूटे थे। जरूरत के हिसाब से वह अन्य साथियों को तलाश कर लेते थे। दिखावे के लिए जगमोहन ने दुकान ले रखी थी, ट्रैवलिंग एजेंट बना हुआ था। सुरेंद्र पाल खुद ही चाय लेकर आया। तब तक दोनों ने रिवॉल्वरों को जेब में रख लिया था। तीनों ने चाय के प्याले थाम ली। सुरेंद्र पाल चाय का घूंट भरते हुए देवराज चौहान बोला, तुम लोटिया को फोन करो कि मैं अपने साथी के साथ कॉटेज पर हूँ। कह देना कि कुछ सामान रह गया था जिसे लेकर मैं जल्द ही वापस जाने वाला हूँ। तुम्हारे फोन करने से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो यह कि लोटिया के आदमी हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, और दूसरे हमें बेकार बैठकर दिन भर खामखा उनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फोन करने के पश्चात तुम यहाँ से खिसक लेना, फिर इन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। सुरेंद्र पाल ने आतंकित भाव से जगमोहन को देखा तो जगमोहन ने सिर को सहमतिपूर्ण मुद्रा में हिला दिया। जगमोहन, इसे लोटिया का फोन नंबर दो और बता दो कि किस ढंग से बात करनी है, देवराज चौहान ने सोच भरे लहजे में कहा। जगमोहन सुरेंद्र पाल को बताने लगा। सब कुछ समझने के पश्चात सुरेंद्र पाल घबराया सा फोन की तरफ बढ़ा और नंबर डायल करने लगा। हेलो, सुरेंद्र पाल के कानों में आवाज पड़ी। मैं महंत लोटिया से बात करना चाहता हूँ। अपने स्वर पर काबू पाकर सुरेंद्र पाल बोला। कौन हो तुम? सुरेंद्र पाल, पहले तो कभी यह नाम नहीं सुना। खैर, तुम बात करो, तुम्हारी बात महंत लोटिया तक पहुंच जाएगी। शुष्क स्वर में उसे जवाब मिला। सुनो, कल महंत लोटिया के आदमी फार्म पर देवराज चौहान की तलाश में। जानता हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उसी फार्म का मैनेजर सुरेंद्र पाल हूँ। देवराज चौहान के संबंध में लोटिया से बात करना चाहता हूँ। मेरी उनसे बात करा दो। यह कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोटिया साहब से तुम्हारी बात कराई जाए। इस सिलसिले में जो भी कहना चाहते हो मुझसे कह दो, बात लोटिया साहब तक पहुंच जाएगी। ठीक है, कहकर सुरेंद्र पाल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, देवराज चौहान अपने साथी के साथ इस वक्त फार्म की कॉटेज पर मौजूद है। कुछ देर पहले ही आया है। उसका कोई सामान रह गया था, उसे लेने और कुछ ही देर में यहाँ से जाने की तैयारी में है। अगर उसे पकड़ना है तो फौरन यहाँ पहुँचना होगा। आधे घंटे तक फार्म पर आदमी पहुँच जाएंगे, तब तक उसे रोके रखो। इस बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसे कहो लोटिया के आदमी उससे मिलने आ रहे हैं। मैंने उसे कह दिया है कि लोटिया के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस बात की उसने कोई परवाह की हो। सुरेंद्र पाल ने जल्दी से कहा। मैं ज्यादा देर तुमसे बात नहीं कर सकता। देवराज चौहान अपने साथी के साथ लॉन में बैठा है। कभी भी वह लोग भीतर आ सकते हैं। तुम लोगों को खबर करके मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब मैं फार्म पर टिकना नहीं चाहता। हो सकता है तुम लोगों के आने पर मैं यहाँ से जा चुका हूँ। कहने के साथ ही सुरेंद्र पाल ने रिसीवर नीचे रख दिया। जगमोहन ने शांत मुद्रा में सिर हिलाया। ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ सुरेंद्र पाल। वह लोग खतरनाक हैं। लोटिया दरिंदा है। तुम लोग इस बारे में तुम मत सोचो, हमें कुछ नहीं होगा। जगमोहन ने उसकी बात काटी। मैं नहीं चाहता कि उनके आने तक तुम यहाँ रहो। फौरन यहाँ से चलते बनो। शाम को मुझे फोन कर लेना, मैं ठीक मिलूंगा। हिचकिचाते हुए सुरेंद्र पाल बाहर निकल गया। जगमोहन और देवराज चौहान की आंखें आपस में मिली। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था, होठ पिचे हुए थे, आंखें सुर्ख होनी आरंभ हो गई थी। आधे घंटे के बाद 2 कारें कॉटेज के बाहर आकर रुकी। कुल मिलाकर 12 आदमी नीचे उतरे। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। सबके हाथों में हथियार थमे थे। देखते ही देखते वह कॉटेज में प्रवेश कर रहे। देवराज चौहान टॉवल से मुंह पोंछ रहा था। इस तरह सबको भीतर प्रवेश करते देखकर क्षण भर के लिए ठिठका और फिर अपने कामों में व्यस्त हो गया। टॉवल एक तरफ रखकर उसने सिगरेट सुलगाई और उन सबको देखा। सुर्ख आंखों में कठोरता व्याप्त थी। सबसे आगे खड़े उसने उस आदमी को पहचान लिया जिसे उस रात महंत लोटिया ने करण सिंह कहकर पुकारा था। करण सिंह ने आसपास देखा, फिर बोला, तुम्हारा साथी कहाँ है जिसने तुम लोगों को फोन करके मेरे यहाँ होने की खबर दी है? मेरा साथी उसका इंतजाम करने गया है। देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। उस रात हमारी आपस में तसल्ली भरी बात हो गई थी और अब तुम लोग कल से मेरी तलाश कर रहे हो। उस रात अधूरी बात हुई थी, तो अब पूरी करने आए हो? हाँ। इतने सारे आदमी लेकर? हाँ। करण सिंह ने खतरनाक निगाहों से उसे देखा। लगता है हमारा आना तुम्हें पसंद नहीं आया जो इस तरह बात कर रहे हो।
तुम लोगों का आना किसे पसंद आएगा करण सिंह? अब इन बातों को छोड़ो और काम की बात करो। मुझे अभी अभी यहाँ से जाना है, देवराज चौहान ने रूखे स्वर में कहा। यह तो बड़े टेढ़े लहजे में बात कर रहा है, करण सिंह के साथ खड़ा आदमी एकाएक दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, जबकि हमारे सामने बड़े बड़े ठंडे हो जाते हैं। करण सिंह के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान बोल उठा। वह बड़े होते होंगे, मैं मामूली सा इंसान हूँ। वह आदमी होठ पीछे देवराज चौहान को घूरता रह गया। महंत लोटिया तुमसे पूछना चाहता है कि उसके पिता के अपहरण की ऑफर तुम्हें किसने दी थी? मुझे बता दो, नहीं तो हमारे साथ लोटिया के पास चलो, उससे बात कर लेना। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उस रात मैंने कहा था कि मुझे किसी ने ऑफर की है। नहीं, तो फिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि जय किशन लोटिया के अपहरण की ऑफर मुझे किसी ने दी है? जिसने महंत लोटिया को फोन किया उसने ऐसा कहा। झूठ कहा है उसने। कोई मेरा दुश्मन बना बैठा है जो तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। देवराज चौहान ने मुंह बिगाड़कर कहा। जाने कैसा इंसान है। तो तुम उसका नाम नहीं बताओगे जिसने बड़े लोटिया के अपहरण की बाबत तुमसे बात की? करण सिंह अपने एक एक शब्द को चबाकर उसे घूरता हुआ बोला। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो तुम्हें किसका नाम बताऊं? उठो और मेरे साथ चलो। कहाँ? महंत लोटिया के पास, वही तुमसे बात करेगा। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? करण सिंह के स्वर में गुर्राहट भर आई। किसी काम में व्यस्त हूँ। देवराज चौहान ने करण सिंह की आंखों में झांका। करण सिंह खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ा और देवराज चौहान के पास जा पहुंचा। हमारी निगाहों में तुम्हारा व्यस्त रहना कोई मायने नहीं रखता। करण सिंह एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में बोला। उठो उठो और चलो हमारे साथ। देवराज चौहान जानता था कि इतने लोगों से वह किसी भी हालत में मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह सब खतरनाक हत्यारे थे। खून खराबा इनके लिए मामूली बात थी। अगर कुछ करने की चेष्टा की तो जगमोहन भी नहीं बचेगा, जो बाथरूम में छिपा रिवॉल्वर थामे यहाँ होने वाली बातों को सुन रहा था। वक्त आने पर ही उसने सामने आना था। मैं उठाऊं तुम्हें? देवराज चौहान को उसी प्रकार बैठे पाकर करण सिंह ने हाथ में थाम रखे रिवॉल्वर की नाल को उसकी खोपड़ी पर ठकठकाकर वहशी स्वर में कहा। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अगर ऐतराज न हो तो सामने फोन रखा है, महंत लोटिया से मेरी बात करा दो। क्या बात करनी है? करण सिंह गुर्राया। खास नहीं, सुन लेना। अनिश्चित सा खड़ा करण सिंह कई पल उसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर डायल घुमाने लगा। कुछ ही देर में वह महंत लोटिया से बात कर रहा था। देवराज चौहान आपसे बात करना चाहता है। बताया उसने? नहीं, हम उसे आपके पास ला रहे हैं। ले आ साले को। महंत लोटिया जैसे धीमे धीमे गुर्रा रहा था। मुझसे क्या बात करेगा वह? कह नहीं सकता। बुला उस हरामी को। करण सिंह ने देवराज चौहान की तरफ रिसीवर बढ़ाया। कर ले बात। देवराज चौहान ने रिसीवर थामा और कान से लगा लिया। हेलो। उसकी निगाहें करण सिंह पर थी। हेलो के बच्चे। महंत लोटिया एकाएक जोर से गुर्राया। क्यों मरने का रास्ता ढूंढ रहा है? सीधी तरह करण सिंह को बता क्यों नहीं देता कि मेरे पिता के अपहरण की ऑफर तुझे किसने दी? इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। देवराज चौहान एक एक शब्द संभाल कर संयंत्र स्वर में बोला। दरअसल करण सिंह मुझे मजबूर कर रहा है कि अभी साथ चलने को, लेकिन मैं इस वक्त किसी खास काम में व्यस्त हूँ। अगर मैं उसके साथ चला गया तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। मैं तुमसे शाम तक को वक्त चाहता हूँ। शाम के 6 बजे खुद ही तुम तक आ जाऊंगा। तो तू मुझसे वक्त चाहता है? आज दिन भर का वक्त। शाम को तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। तू उसका नाम बता दे, फिर मत हाजिर होना। क्यों मामला लटकाता है? अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बोलो, दिन भर का वक्त देते हो? लाइन पर 2 पल के लिए खामोशी छा गई। अगर शाम को हाजिर ना हुआ तो? ऐसा नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। तुमसे दुश्मनी मोल लेने का मेरा कोई इरादा नहीं। ठीक है, शाम को वक्त पर मेरे पास आ जाना। और सुन, अगर मुझे गोली देने की कोशिश की तो तेरी टांग चीर कर रख दूंगा। महंत लोटिया के स्वर में भेड़िया किसी गुर्राहट थी। उन शब्दों को सुनकर देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से कानों तक लाल हो गया। जबड़े कस गए। क्षण भर के लिए वह दरिंदा नजर आने लगा, परंतु जल्दी ही उसने खुद पर काबू पा लिया और शांत लहजे में बोला। शाम को मैं वक्त पर आ जाऊंगा। तुम करण सिंह से बात कर लो। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने रिसीवर करण सिंह की तरफ बढ़ा दिया। करण सिंह फोन पर महंत लोटिया से बात करने लगा। करण सिंह,
अब अपने साथियों के साथ चला गया तो जगमोहन बाथरूम से बाहर निकल आया। हाथ में रिवॉल्वर अभी भी थी और चेहरे पर गंभीरता व्याप्त थी। काफी लोग थे, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। फोन पर महंत लोटिया से क्या बात हुई? रिवॉल्वर जेब में डालते हुए जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने जगमोहन को बता दिया। तो अब शाम को महंत लोटिया के पास जाओगे? नहीं। फिर? अब मैं महंत लोटिया के पास कभी नहीं जाऊंगा, देवराज चौहान एकाएक वहशी स्वर में कह उठा। कमीने इंसान ने उस रात बिना बेवजह मेरी धुनाई कराई। मैं खामोश रहा। फिर बिना वजह उसके आदमी मेरी तलाश कर रहे थे। अब महंत लोटिया का कहना था कि अगर मैं शाम को ठीक वक्त पर न पहुंचा तो वह मेरी टांग चीर देगा। ऐसी की तैसी साले की। मैं जितना चुप हूं वह उतना ही मेरे सिर पर चढ़ता आ रहा है। वह महंत लोटिया है, ऐसा पागल इंसान जिसके हाथ में ताकत है। देखा जाएगा। शुरुआत उसने की है, मेरे उसके रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। वह खुद ही मेरे रास्ते में आया है। देवराज चौहान भिजे दांतों से कह उठा। बेकार है देवराज चौहान, महंत लोटिया से टकराना संभव नहीं है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लिया जा सकता। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। जहां इतना बर्दाश्त किया है थोड़ा सा उसे और बर्दाश्त कर लो। शाम को जाकर उससे मिलो और किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयास करो कि फोन करने वाला जानबूझकर हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा है। यह सारा मामला शुरू से ही फर्जी है। उस पागल इंसान को समझाया नहीं जा सकता जगमोहन। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश? देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। शाम को अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ तो वह वास्तव में मेरी टांगे चीर देगा। उसके बाद मैं जिंदा नहीं, मरा हुआ ही उसके अड्डे से बाहर निकलूंगा। यह बेवकूफ़ी से भरी कोशिश होगी। अब महंत लोटिया के हाथ लगने की देर है। फिर या तो मुझे मेवाराम चंदानी का नाम बताना होगा या फिर मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और मैं इन दोनों में से एक काम भी नहीं करना चाहता। तुम चंदानी के बारे में उसे बताकर सारा लफड़ा समाप्त ही क्यों नहीं कर देते? मैं ऐसा ही करता अगर उसने मेरी धुनाई न करवाई होती, मुझे शराफत से पेश आया होता, मुझे टांगे चीरने की धमकी न दी होती। देवराज चौहान क्रोध भरे स्वर में कहे जा रहा था। महंत लोटिया अपना हर काम दादागिरी के दम पर कर लेना चाहता है और मैं दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। महंत लोटिया को अगर मालूम करना होता तो मेरे साथ शराफत से पेश आता। ऐसे तो बात बढ़ जाएगी। जगमोहन विचलित हो उठा। बढ़ने दो बात को। देवराज चौहान का स्वर एकाएक वहशी उठा। देखा जाएगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम? जगमोहन की विवशता भरे स्वर में क्रोध था। हमें ऐसे खतरनाक लोगों से नहीं टकराना चाहिए। हमारा काम बढ़िया चल रहा है, हमें बाकी बातों से क्या? मेरे ख्याल से लोटिया से मिलकर बात को ही खत्म करवा दो। देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से जगमोहन को देखा। मेवाराम चंदानी का नाम महंत लोटिया को बता दूं? क्यों? क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है महंत लोटिया को ठंडा करने का। वह हर हाल में नाम जानकर रहेगा या मेरी जान लेकर रहेगा। इन दोनों में से एक काम तो होना ही है। चंदानी के बारे में उसे बताने का मतलब है अपने असूलों को तोड़ना। मुझे यह जरा भी अच्छा नहीं लगेगा कि अपनी जान बचाने के लिए मैं चंदानी को बलि का बकरा बना दूं। अगर उसे बलि का बकरा नहीं बनाओगे तो खुद मारे जाओगे। क्यों? देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। महंत लोटिया क्यों नहीं मारा जा सकता? उसके पास, जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, पूरी फौज है। लोटिया के मुकाबले में आना तो सरासर पागलपन होगा। वह तो जंगल का वहशी शेर है। अच्छी बात है जगमोहन। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। तुम ही मुझे कोई रास्ता बता दो। यह सोचकर रास्ता बताना कि मुझे चंदानी का नाम उसे नहीं बताना है और शाम को उसके पास जाकर चूहे की भांति पिंजरे में नहीं फंसना चाहता। इसके अलावा तुम जो भी कहोगे मुझे इनकार नहीं होगा। अच्छी तरह सोचकर बताना। और तो कोई भी रास्ता नहीं है, आखिरकार जगमोहन ने कहा। इसका मतलब मेरा फैसला सही है। देवराज चौहान का स्वर दरिंदगी से भरा पड़ा था। मतलब तुम गलत निकाल रहे हो, जगमोहन तेज स्वर में बोला। मैंने कहा है कोई और रास्ता नहीं है, यह तो नहीं कहा कि तुम्हारा फैसला सही है। फिर बोलो, ऐसे हालातों में क्या करना ठीक है? देवराज चौहान ने चुपते स्वर में कहा। जो भी हो, महंत लोटिया जैसे इंसान से टकराना ठीक नहीं है। वह कोई हवा नहीं है जो इस तरह उससे डरकर दुबक जाए। देवराज चौहान की आवाज में निर्णायक भाव थे। तुम्हारे जोर देने के कारण मैं शाम को महंत लोटिया को फोन करके उसे एक बार फिर समझाने का प्रयत्न करूंगा कि वह गलतफहमी का शिकार है। दोनों फार्म के कॉटेज से निकलकर
वापस शहर में फ्लैट पर आ गए। चिंता में डूबा जगमोहन दुकान पर चला गया। शाम को 6 बजे पब्लिक बूथ से देवराज चौहान ने महेंद्र लोटिया को फ़ोन किया। तब पास में जगमोहन भी मौजूद था। तुझे तो 6 बजे मेरे पास आना था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते ही महेंद्र लोटिया गुर्राया। अगर 2 मिनट और तेरा फ़ोन ना आता तो मैं करण सिंह को तेरी टांगे चीरने को कहने ही वाला था। खैर बोल, किसने? लोटिया, एकाएक देवराज चौहान गुर्राया। तुझे टांगे चीरने का बहुत शौक है, जुबान बहुत चलती है तेरी साले। देवराज चौहान के आगे भौंकता है। क्या वो मुझे गाली देता? तेरे को मेरे साथ जो भी करना हो कर ले। देवराज चौहान उसकी बात काटकर गुर्राया। बस इतना दिमाग में रखना कि तेरे सामने देवराज है, मैं तेरी टांगे चीर दूंगा। उसकी बात काटकर देवराज ने उसके शब्दों को पूरा किया। चीर दे, और जब तक तू मेरी टांगे नहीं चीरता तब तक अपनी टांगों को संभाल कर रखना। अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं तेरी टांगे चीर दूंगा साले। देवराज चौहान ने क्रोध में जलते इतनी जोर से रिसीवर वापस रखा कि रिसीवर टूटकर बिखर गया। जगमोहन फक चेहरे से उसे देख रहा था। फोन मिलते ही उसने फिर मेरी टांगे चीर देने को कहा। देवराज जगमोहन को देखकर उखड़े स्वर में बोला, साले को जरा भी तमीज नहीं बात करने की। हे भगवान! जगमोहन ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। हमारी रक्षा करना। जयकिशन लोटिया ने आंखें मिचमिचाकर अपने बेटे महेंद्र लोटिया को देखा, फिर सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया। महेंद्र लोटिया, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अर्ध पागल और वहशी दरिंदा माना जाता था, वह इस समय अपने पिता के सामने कुक्कड़ बना खड़ा था। गलत बात है। जयकिशन लोटिया ने अपने चांदी के समान चमकते बालों में हाथ की उंगलियां फैराकर तीखी निगाहों से महेंद्र लोटिया को देखते हुए कहा, पाल खन्ना बता रहा था कि तुम एक मामूली से बदमाश से नहीं निपट पा रहे हो। अगर यह हाल है तो कल को मेरी जगह कैसे संभालोगे? अंडरवर्ल्ड की बादशाहत हासिल करने के लिए चारों तरफ अपना खौफ फैलाना पड़ता है, जल्लाद बनना पड़ता है, सबके दिलों में इस हद तक खौफ भर देना पड़ता है कि कोई सिर न उठा सके। वही सब तो मैं कर रहा हूँ पिताजी, महेंद्र लोटिया धीमे स्वर में बोला। खाक कर रहे हो, एक बदमाश पर तो काबू नहीं पा रहे। जयकिशन लोटिया का चेहरा कठोर हो गया। अभी तो शुरुआत ही हुई है, मामला निपटाने में थोड़ा सा तो समय लगता ही है। कौन है वह और असल किस्सा क्या है? जयकिशन लोटिया ने पूर्वता लहजे में कहा। देवराज चौहान नाम है उसका। किसी ने मुझे फोन करके बताया कि देवराज चौहान आपका अपहरण करने की सोच रहा है। मैं उसके पास गया और उसे समझाकर आ गया कि ऐसा करना ठीक नहीं। वह समझ गया। बाद में मुझे ध्यान आया कि जाति तौर पर देवराज चौहान जैसे इंसान को आपका अपहरण करने का कोई फायदा नहीं। जाहिर है कि यह काम उसे किसी ने करने के लिए कहा होगा। फिर मैंने करण सिंह को उसके पास भेजा ताकि मालूम हो सके कि कौन उससे आपका अपहरण करवाना चाहता था। करण सिंह उससे मिला, बात हुई। उसने शाम तक का वक्त मांगा। फोन पर मुझसे बात की कि शाम को वह मेरे पास आ जाएगा। शाम को उसका फोन आया। वह लड़ने मरने को तैयार था। अब पिछले 2 घंटे से मेरे आदमी उसकी तलाश कर रहे हैं। पहली गलती तो तुम्हारी यह है कि अगर ऐसा कुछ तुम्हें मालूम हो गया था तो उसे खत्म ही कर देना चाहिए था। दूसरी गलती यह है कि पहली मुलाकात में ही उससे जानना चाहिए था कि यह काम उससे कौन करवा रहा है। तीसरी गलती यह है कि तुमने उसे छोड़ दिया और शाम तक के लिए समय दे दिया। जयकिशन लोटिया ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। अगर इसी प्रकार गलतियां करते रहे तो तुम्हारी गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली बेटा। कोई न कोई तुम्हें उड़ाकर रख देगा। महेंद्र लोटिया कुछ न बोला। मन ही मन देवराज चौहान के प्रति क्रोध का तूफान उमड़ा पड़ा था। अपने पिता के सामने वह कठिनता से खुद पर काबू पाए हुए था। मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? बोल, जयकिशन लोटिया गुर्राया। मैं जल्दी ही उसे खत्म कर दूंगा। पाल खन्ना को इस काम पर लगा दूं? जरूरत नहीं। महेंद्र लोटिया ने पहली बार सिर उठाकर अपने पिता की आंखों में झांका। मेरे मामले में पाल खन्ना को घसीटने की आवश्यकता नहीं, मैं निपट लूंगा। ठीक है, निपटो उससे। महेंद्र लोटिया पलटा और क्रोध भरे कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। जयकिशन लोटिया ऑफिस नुमा खूबसूरत कमरे में सिगरेट की कश लेता हुआ विचारपूर्ण मुद्रा में टहलने लगा। कुछ पलों उपरांत ठिठका और टेबल के नीचे लगी बेल को जूते का दबाव डालकर बजाया तो फौरन ही पाल खन्ना भीतर आया। वह 40 बरस का सामान्य सा दिखने वाला इंसान था, परंतु वह किस हद तक खतरनाक था यह वही जानते थे जिनका पाल खन्ना से वास्ता पड़ चुका था। पिछले 10 सालों से वह जयकिशन लोटिया के साथ
उसके दाएं हाथ के रूप में काम कर रहा था। खन्ना, जयकिशन लोटिया ने ठिठक कर उसे देखा। देवराज चौहान कौन है? देवराज चौहान पुराना शातिर है, हौसलामंद और जिगर वाला इंसान है। उसकी निगाहों में ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। करनी पर आ जाए तो सब कुछ कर डालता है। हत्या, डकैती, लूट, अपहरण जैसे कामों में दिलचस्पी रखता है। पुलिस इस बात को जानते हुए भी देवराज चौहान ने यह काम किया है उस पर हाथ डालने में कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि अपने पीछे वह सबूत नहीं छोड़ता। पुलिस ने कई बार उसे गिरफ्तार किया, परंतु सबूत न होने की वजह से जयकिशन लोटिया ने सिर हिलाया। दमदार इंसान है। पाल खन्ना कुछ न बोला। खन्ना, तुम देखो कि देवराज चौहान कहाँ पर है, उस पर नजर रखो। करना कुछ नहीं है। महंत उससे खुद निपटने को कह रहा है। वैसे तो वह निपट ही लेगा, फिर भी अगर गड़बड़ हुई तो उस पर निगाह रखने वाले आदमियों से कह देना उस हालत में देवराज चौहान को खत्म कर दे। जी। पाल खन्ना ने सिर हिलाया और निकल गया। अब जगमोहन की प्रश्न भरी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। दोनों इस समय फ्लैट पर बैठे हुए थे। जगमोहन पर से निगाह हटाकर देवराज चौहान ने सामने पड़ा चाय का प्याला उठाकर घूंट भरा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।